गांव था सूरजपुर, जहां सालों से सिर्फ धूप ही धूप रहती थी। न शाम का सुकून, न रात की ठंडक। सूरज हर रोज बिना थके आसमान में जलता रहता था। गांव के बाहर एक कच्चे घर के पास एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की खाट पर बैठा था। उसका पोता अर्जुन दौड़ता हुआ आया और दादा के पास बैठ गया। अर्जुन ने परेशान होकर पूछा, दादा, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? दादा ने लंबी सांस ली और बोले, बेटा, जब से मैंने होश संभाला है यहाँ बस धूप ही देखी है। अर्जुन की आंखों में सवाल था। वह बोला, दादा, हमारे यहाँ हमेशा दिन क्यों रहता है और पास वाले गांव चांदनगर में हमेशा रात क्यों रहती है? दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, लोग कहते हैं कोई पुराना रहस्य है, पर पूरी बात आज तक किसी को नहीं पता। उसी समय दूसरे गांव चांदनगर में अंधेरा फैला हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर काला आसमान और टिमटिमाते तारे। एक लड़की नंदिनी अपने घर की छत पर लालटेन के पास बैठी थी। पीली रोशनी में उसका चेहरा उदास लग रहा था। वह खुद से बुदबुदाई, आखिर हमारे गांव में कभी उजाला क्यों नहीं होता? थोड़ी देर बाद वह नीचे आई और अपनी माँ से पूछ बैठी, अम्मा, क्या हमारे गांव में कभी दिन आएगा? बेटी, हमने भी यही अंधेरा देखा है। बुजुर्ग कहते हैं कोई कारण है, पर सच किसी को नहीं पता। पता नहीं कब कुछ ठीक होगा। उधर अर्जुन के दादा भी उसे यही बात कह रही थे। दोनों के माता पिता एक ही बात कर रहे थे, क्योंकि पूरा सच किसी को नहीं पता था। उस समय दोनों गांवों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों एक गांव में सिर्फ दिन है और दूसरे में सिर्फ रात? और यहीं से धीरे धीरे दिन और रात की सीमा का रहस्य खुलने वाला था। समय धीरे धीरे बदल रहा था। घड़ी में लगभग 12 बजे का समय हो रहा था। सूरजपुर में अर्जुन अपने कच्चे घर से बाहर निकला। दादा खाट पर बैठे थे। अर्जुन ने कहा, दादा, मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर आता हूँ। दादा ने उसे देखा और बोले, ज्यादा दूर मत जाना बेटा। अर्जुन सिर हिलाकर गांव की दिन रात की सीमा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले। किसी ने पूछा, अर्जुन, इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? फिर अर्जुन आगे बढ़ गया। उधर चांदनगर में गहरी रात थी। नंदिनी अपने घर से लालटेन बुझाकर बाहर निकली। उसने माँ से कहा, अम्मा, मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जा रही हूँ। माँ ने कहा, जल्दी लौट आना। नंदिनी भी गांव की सीमा की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ लोग मिले। किसी ने डराया, वहां मत जाना, पर नंदिनी नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद दिन और रात की सीमा पर अर्जुन पहले पहुंचा। तुम कौन हो? मैं नंदिनी हूँ, चांदनगर से आई हूँ, यही सीमा देखने। और आप? मैं सूरज हूँ। मैं भी यही सीमा देखने आया था कि यहाँ पर दिन और रात कहाँ मिलते हैं और कैसा दिखता है। नंदिनी बोली, हमारे यहाँ कभी उजाला नहीं आता, हमेशा रात ही रहता है। और हमारे यहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, हमेशा उजाला ही रहता है। न सो पाते हैं और न ठंड हवाएं हैं। दोनों ने अपने सवाल एक दूसरे को बताए। फिर तय किया, कल फिर 24 घंटे बाद इसी समय यहीं मिलेंगे। इतना कहकर दोनों अपने अपने गांव लौट गए।
दिन और रात की सीमा अब और भी रहस्यमय लगने लगी थी। अगले दिन फिर वही समय था। अर्जुन अपने दादा के पास आया और बोला, दादा, मैं थोड़ी देर में घूम कर आ जाऊंगा। दादा ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अर्जुन गांव से निकलकर दिन और रात की सीमा वाले रास्ते पर पहुंच गया। उधर चांदनगर में नंदिनी की मां किसी काम से बाहर गई हुई थी। नंदिनी मौका देखकर घर से निकल आई और सीधे सीमा की ओर चल पड़ी। थोड़ी ही देर में दोनों फिर उसी जगह मिले जहां दिन और रात आमने सामने खड़े रहते थे। अर्जुन ने उदास होकर कहा, हम रोज दिन ही देखते रहते हैं, न ठीक से सो पाते हैं, न ठंडी हवा मिलती है। मैं रात देखना चाहता हूँ। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो, आज तुम मेरे गांव चलो। मैं तुम्हें चांदनगर दिखाती हूँ। कल तुम मुझे अपना पूरा गांव दिखाना। मुझे भी उजाला देखना है। दोनों साथ साथ रात वाले गांव की ओर बढ़े। चांदनगर पहुंचते ही अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अंधेरा, ठंडी हवा और शांति थी। अर्जुन ने हैरानी से कहा, मैं कई दिनों बाद अंधेरा देख रहा हूँ। यहाँ बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है। नंदिनी बोली, अब मेरी बारी है। कल तुम मुझे अपने गांव घुमाओगे। मुझे भी रोशनी और उजाला देखना है। दोनों के मन में नई उम्मीदें जाग उठीं। दिन और रात की दुनिया अब एक दूसरे के और करीब आ रही थीं। दिन रात की सीमा से लौटकर अर्जुन सीधे अपने कच्चे घर आ गया। तेज धूप अब भी वैसे ही चमक रही थी, पर अर्जुन का मन बिल्कुल बुझा हुआ था। वह खाट पर लेटा, आंखें बंद की, सोने की कोशिश की, पर नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह करवट बदलता रहा, पसीना माथे से टपक रहा था। और तभी उसके दादा बाहर से आए और बोले, अर्जुन, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं घूम रहे हो? अर्जुन उठकर बैठ गया। उसकी आवाज में थकान और उलझन थी। अर्जुन उठकर बैठ गया। उसकी आवाज में थकान और उलझन थी। दादा, इस दिन से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ना ठीक से सो पाता हूँ, ना चैन मिलता है। हर वक्त उजाला ही उजाला। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। दादा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हर परेशानी का कोई कारण होता है बेटा। वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। यह कहकर उसके दादा वहां से चले गए। अर्जुन फिर से लेट गया, पर आंखें खुली ही रह गईं। उधर चांदनगर में गहरी रात थी। नंदिनी भी सीमा से लौटकर अपने घर आ चुकी थी। उसने लालटेन बुझाई, खाट पर लेटी और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उससे भी दूर भाग रही थी। वह बार बार करवट बदलती, फिर उठकर खिड़की को ओर देखती। चांद आसमान में वैसे ही चमक रहा था। नंदिनी उसे देखते हुए बुदबुदाई, ये 24 घंटे कब पूरे होंगे? उसकी आंखों में इंतजार था, मन में उत्सुकता। वह बार बार खिड़की की तरफ देखती रही, चांद को, अंधेरे को और उस सीमा को याद करती रही जहां अर्जुन खड़ा था। दिन और रात दोनों ओर दो दिल बेचैन थे। दोनों को बस एक ही पल का इंतजार था, अगली मुलाकात का। और सीमा का रहस्य धीरे धीरे और गहराता जा रहा था। अर्जुन नींद से उठा,
उसे लगा जैसे अभी आंख लगी ही थी। वह खाट से नीचे उतरा और बाहर आया और देखा उसके दादा एक अनजान आदमी के साथ बैठे हुए थे। दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे, पर उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दी। उसने आसमान की ओर देखा। धूप बिल्कुल वैसी ही थी, तेज जलती हुई। उसने मन ही मन सोचा, 24 घंटे पूरे होने में अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं। मुझे नंदिनी के पास पहुंचना है। यह सोचकर वह बिना कुछ कहे सीधे दिन और रात की सीमा की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक औरत मिली। उस औरत ने अर्जुन को रोक लिया और बोली, बेटा, तुम कहाँ जाते हो? हम तुम्हें रोज देखते हैं। हर 24 घंटे बाद तुम इसी रास्ते से निकल जाते हो। मैं दिन और रात की सीमा पर जाता हूँ। औरत घबरा गई। उसने मना करते हुए कहा, बेटा, वहाँ मत जाया करो, वह जगह ठीक नहीं है। मैं बस देखने जाता हूँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। उधर चांदपुर में नंदिनी भी सोकर उठ चुकी थी। वह जैसे ही कमरे से बाहर आई, माँ ने अंदर से ही आवाज दी, बेटा, तेरी कुछ सहेलियां आई थीं, तुझे बुलाया, पर तू सो रही थी, तो सब चली गईं। नंदिनी ने झूठ बोलते हुए कहा, ठीक है अम्मा, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। यह कहकर वह घर से निकल आई और सीधे गांव की सीमा की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ औरतें उसे देख रही थीं। एक औरत कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में ही अटक गए। नंदिनी बिना रुके चलती रही। दिन और रात की सीमा पर दोनों एक साथ पहुंचे। इस बार अर्जुन ने हाथ पकड़ा और उसे अपने गांव की ओर ले आया। उसने उसे रास्ते में घर दिखाए और खेत की ओर बढ़ा। वह दोनों खेत पहुंचे। अर्जुन ने खेत दिखाए और लंबे रास्ते दिखाए। खेत के बगल में एक बड़ा पेड़ था। उसकी छांव में एक कुर्सी रखी थी। दोनों वहीं जाकर बैठ गए। नंदिनी ने चारों तरफ देखकर कहा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों बाद उजाला देखा है। दूर दूर तक देख पा रही हूँ और यहाँ हल्की सी गर्मी भी है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, हाँ, तुम्हें दिन अच्छा लग रहा है और मुझे अब रात अच्छी लगने लगी है। कुछ देर बाद दोनों ने फैसला किया, अब से 8 घंटे बाद फिर मिलेंगे। पहले तुम मेरे घर चलोगी, फिर मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगा। अर्जुन, तुम्हारे घर में कौन कौन है? अर्जुन ने सब बताया। फिर बोला, मैं तुम्हें अपने दादा से भी मिलवाऊंगा। हम इस दिन और रात की कहानी को समझने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। दिन और रात की सीमा अब सिर्फ एक जगह नहीं रही थी। वह दो जिज्ञासु दिलों की मंजिल बन चुकी थी। दिन और रात की सीमा से कुछ दूर घना जंगल शुरू हो जाता था। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया थी। कुटिया के अंदर एक साधु बैठा हुआ था। आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वह खुद से बड़बड़ाता जा रहा था, अब इन गांव वालों को और भयानक रूप देना पड़ेगा। इन्हीं लोगों ने मुझे गांव से निकाल दिया था। जब मैं भूखा था, बीमार था, तब किसी ने मेरी मदद नहीं की। साधु की आवाज कांपने लगी। अब मैं इन्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। एक एक आदमी को। वह उठकर कुटिया के बाहर आया और जंगल की तरफ देखने लगा। उसी समय कुटिया के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई।
एक लड़का गलती से वहां पहुंच गया था। वह सब कुछ सुन चुका था। उसका शरीर डर से कांप उठा। उसने पत्तों की आड़ से साधु को देखा और उसकी बातें सुन ली। लड़के ने मन ही मन सोचा, ये साधु बहुत खतरनाक है, कुछ बहुत बुरा करने वाला है। जैसे ही उसके पैर से सूखी टहनी टूटी, साधु चौंक गया। कौन है यहाँ? सामने आओ। साधु की आवाज गूंज उठी। लड़का बिना पीछे देखे जंगल में भागने लगा। उसकी सांस तेज चल रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल से दौड़ता हुआ एक लड़का सीधे सूरजपुर पहुंचा। वह अर्जुन का दोस्त अंशुल था। सीधे वह अर्जुन के घर आ पहुंचा। घर के सामने अर्जुन और उसके दादा खाट पर बैठे हुए थे। अंशुल हांफते हुए बोला, अर्जुन, जंगल में एक साधु है, तो बहुत डरावनी बातें बोल रहा था। अर्जुन चौंक गया। क्या बोल रहा था अंशुल? अंशुल ने डरते हुए कहा, मैंने सुना वह अपनी कुटिया में खुद से बोल रहा था कि गांव वालों को तड़पाएगा और दिन रात को और भयानक बना देगा। दादा का चेहरा सख्त हो गया। अंशुल बोला, वह कह रहा था कि गांव ने उसे निकाल दिया था, अब वह बदला लेगा। अर्जुन की सांस तेज हो गई। दादा धीरे बोले, तो वह अब लौट आया है। अर्जुन ने दृढ़ होकर कहा, दादा, हमें कुछ करना होगा। अब दिन और रात का रहस्य अब सबके सामने खुलने लगा था। गांव की चौपाल पर पंचायत जमा हुई। मुखिया भी वहां आए। मुखिया ने कहा, अब साफ हो गया है कि यह सब उस साधु का किया धरा है। बताओ, इसे कैसे निपटाया जाए? तभी एक आदमी बोला, चलो सब मिलकर उस साधु को गांव से भगा देते हैं। इतना सुनते ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बोला, अरे नहीं, जो भी उसके पास गया है, या तो वह मारा गया या उसके जादू का शिकार हो गया। बूढ़े की बात सुनते ही सारे लोग डर गए। चौपाल में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने गंभीर आवाज में पूछा, तो फिर हल क्या है? हम कब तक डरते रहेंगे? तभी अंशुल बोला, हम दोनों जाएंगे, मैं और अर्जुन। यह सुनते ही अर्जुन के दादा ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, मैं अर्जुन को वहां नहीं जाने दूंगा। मुखिया ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, इसका हल सोचने के लिए 24 घंटे बाद हम फिर इसी चौपाल पर मिलेंगे। यह कहकर पंचायत खत्म हो गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए। चौपाल से दूर अंशुल ने अर्जुन से धीरे से कहा, मुझे एक बात पता चली है। अर्जुन ने पूछा, क्या? बोलो। अंशुल बोला, साधु के कमंडल में जो पानी है, उसी में दिन और रात की सीमा का निवारण है। अगर उस पानी को सीमा पर छिड़क दिया जाए तो दिन और रात का भेद खत्म हो सकता है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, हौसला था। दोनों ने बिना कुछ कहे जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। दिन और रात की कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अंशुल और अर्जुन जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा, साधु अपनी कुटिया के बाहर बैठा कुछ अजीब सा कर रहा था। थोड़ी देर बाद साधु उठा और जंगल की गहराई में चला गया। अंशुल ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, यही सही मौका है। दोनों चुपचाप कुटिया की ओर बढ़े। अंशुल बाहर ही खड़ा रहा, चारों तरफ नजर रखते हुए कि कहीं साधु वापस न आ जाए। अर्जुन कुटिया के अंदर गया। अंदर अंधेरा था। उसे कमंडल दिखाई दिया। कमंडल पानी से भरा हुआ था। अर्जुन ने और तुरंत बाहर आ गया। दोनों के चेहरे पर डर साफ था। अंशुल बोला, चलो जल्दी यहाँ से।
दोनों जंगल से निकलकर भागते हुए दिन और रात की सीमा की ओर बढ़े। सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भागते भागते वे आखिरकार दिन और रात की सीमा पर पहुंच गए। अर्जुन ने बिना देर किए कमंडल सीमा पर छिड़क दिया। कुछ ही पल में हवा तेज चलने लगी। रोशनी और अंधेरा आपस में मिलने लगे। दिन और रात फिर से बदलने लगे। सीमा धीरे धीरे खत्म होने लगी। दिन और रात अब अलग नहीं रहे थे। कुछ देर बाद साधु ने महसूस किया कि दिन और रात की सीमा हट चुकी है। वह चौंक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। साधु मन में, ये कैसे हो सकता है? मेरी बनाई हुई सीमा कोई तोड़ ही नहीं सकता। जरूर किसी ने मेरे कमंडल का पानी इस्तेमाल किया है। यह सोचते ही साधु तेज कदमों से दिन और रात की सीमा की ओर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दो लड़के खड़े हैं, अंशुल और अर्जुन, और उनके हाथ में वही कमंडल था। साधु की आंखें लाल हो गईं। साधु गुस्से में, तुम दोनों ने क्या किया? मेरा कमंडल चुराकर यहाँ क्यों लाए? तुम ही ने दिन और रात की सीमा हटाई है। अर्जुन डरते हुए, हमने यह सब गांव को बचाने के लिए किया है। साधु चिल्लाकर, यह तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अभी के अभी मेरा कमंडल मुझे दे दो। अंशुल और अर्जुन ने कमंडल देने से मना कर दिया। यह सुनते ही साधु और भड़क उठा। साधु ऊंचे स्वर में, अगर तुम दोनों ने मेरा कमंडल नहीं दिया तो मैं यहीं तुम्हें खत्म कर दूंगा। साधु की धमकी सुनकर दोनों बच्चे कांप गए। डर के मारे उन्होंने कमंडल साधु को लौटा में लेते ही साधु ने एक डरावनी हंसी हंसी और जाते जाते बोला, तुमने दिन और रात की सीमा हटा दी है। अब मैं इसे पहले से भी ज्यादा भयानक बनाकर लौटूंगा। यह कहकर साधु वहां से चला गया। दोनों को समझ आ गया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। वे भागते हुए गांव की ओर निकले ताकि गांव वालों को सारी सच्चाई बता सकें। गांव वाले मशालें और लाठियां लेकर जंगल के अंदर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। बस लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक आदमी बोला, क्या सच में इसे मारना सही होगा? दूसरा आदमी गुस्से में बोला, जो पूरे गांव का भला नहीं चाहता, जो सबको मारने की धमकी देता है, उसे जिंदा छोड़ना क्या सही है? यह सुनते ही कई लोग बोल पड़े, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। धीरे धीरे सबकी सहमति बन गई। सबने तय किया कि अब इस साधु का अंत होना ही चाहिए। मुखिया ने भारी आवाज में कहा, आज अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। इतना कहते ही गांव वालों ने साधु की कुटिया को आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से उठने लगीं। साधु कुटिया के अंदर ही फंस गया और वहीं जलकर समाप्त हो गया। आग के साथ ही साधु का श्राप भी खत्म हो गया। दोनों गांवों में फिर से सवेरा, धूप, रात और चैन लौट आया। अंशुल और अर्जुन ने राहत की सांस ली।